अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डे स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्वांटम नंबर के ऊपर है कि हमने क्वांटम नंबर को डिस्कस करना है कि क्वांटम नंबर के रेलिवेंट कोई भी एमसीक्यूज, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन अगर हमें आता है तो हम इजीली उसको इजी ट्रिक से गिफ्ट के साथ हम ये चीज़ें क्लियर करेंगे। इसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे, इसमें न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज भी आएंगे, बहुत ज़्यादा फार्मूले भी आएंगे। तो इसलिए कॉपी और पेन आपने अपने साथ रखना है और चीज़ों को नोट करते जाना है। तो क्वांटम नंबर का कंसेप्ट क्या है? क्वांटम नंबर के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक आईडी कार्ड के कंसेप्ट से जो है वो एग्जांपल के साथ इसको जो है वो क्लियर करता हूँ। अगर किसी पर्सन के आईडी कार्ड की बात करें तो आईडी कार्ड नंबर क्या होता है? कोई भी आईडी कार्ड नंबर अगर आपको मिल जाए तो आप उसको नादरा ऑफिस में लेके जाएंगे। तो जब आप नादरा ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे जब उस पर्सन को देंगे तो आपको उस पर्सन के बारे में कंप्लीट बिहेवियर बता देगा। उस पर्सन का कौन से बैंक में अकाउंट है, उस पर्सन का की लोकेशन क्या है, उस पर्सन की जॉब क्या है, मीनिंग कि उसकी डिटेल आपको वो आईडी कार्ड नंबर बता देगा। अगर हम आईडी कार्ड नंबर को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। मैं पहले आईडी कार्ड नंबर को डिफाइन करके क्वांटम नंबर को मैं डिफाइन करूंगा। आईडी कार्ड नंबर की डेफिनेशन क्या है? आईडी कार्ड नंबर को डिफाइन करने से हमें क्वांटम नंबर की डेफिनेशन आ जाएगी। सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट एक्सप्लेन द कंप्लीट बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। जो किसी पर्सन के कंप्लीट बिहेवियर के बारे में एक न्यूमेरिकल वैल्यू का जो सेट है जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज द आईडी कार्ड नंबर। सेम लाइक अगर मैं क्वांटम नंबर को इसके साथ कोरिलेट करूं तो क्वांटम नंबर भी न्यूमेरिकल वैल्यू का सेट है। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज का सेट है। सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट एक्सप्लेन कंप्लीट बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे देखिएगा हमने आईडी कार्ड नंबर में क्या बताया था? किसी पर्सन के बारे में बताया था। यहां पे हम किसके बारे में बता रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के बारे में। और क्वांटम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम? क्वांटम किसी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए टर्म यूज होती है, बहुत ज्यादा। मतलब एटम के अंदर की जब हम बात करते हैं तो तब हम क्वांटम की बात करते हैं। मतलब क्वांटम थ्योरी भी है, उसको भी हम यहाँ पे बाद में एक्सप्लेन करेंगे लेक्चर में। तो यहाँ पे देखना है कि हमने यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू के सेट डिस्कस करने हैं और कौन कौन से क्वांटम नंबर हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 4 क्वांटम नंबर है। कितने क्वांटम नंबर हैं? 4। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाई n। सेकंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाई l। and third magnetic quantum number and represented by m, and fourth spin quantum number represented by s। और इन चारों क्वांटम नंबर को मैंने 1 by 1 क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है मैंने अभी बताया था कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से रिप्रेजेंट करते हैं। और n यहाँ पे क्या है? n इंटीग्रल नंबर है और n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन। और याद रखिएगा कि n कभी भी 0 के इक्वल है नहीं हो सकता। n कभी 0 नहीं हो सकता। n की वैल्यू कोई भी इंटीग्रल नंबर में होनी है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता क्या क्या है, कितनी इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पे देखिएगा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलने वाली है। तो इसलिए राइट डाउन कर लेनी है। पहली इन्फॉर्मेशन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या मिलती है? हमें शेल के बारे में पता चलता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू से हमें शेल के बारे में पता चलता है। कैसे? अगर n यहाँ पे देखें, n की वैल्यू अगर आपके पास 1 हो तो देन क्या होगा? अगर n की वैल्यू 2 हो तो देन क्या होगा? n की वैल्यू 3 हो तो देन क्या होगा? n की वैल्यू अगर 4 हो तो देन क्या होगा? अगर n की वैल्यू 5 हो एंड सो ऑन। तो यूँ हम चलते जाएंगे। तो n की वैल्यू से हमें शेल के बारे में पता चलेगा। अगर n की वैल्यू 1 हो तो k शेल होगा। अगर n की वैल्यू 1 हो तो k शेल होगा। 2 हो तो आपके पास l शेल, m, n, o, P एंड सो ऑन। तो मतलब
हमें पहली इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो मिलती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, वो किसकी मिलती है? शेल के बारे में हमें पता चलता है कि शेल के बारे में देखना हो तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। पॉइंट नंबर 2 जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इंफॉर्मेशन मिलती है वो पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं। और कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में, किसी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी के बारे में पता करना हो तो वो भी हमें कहाँ से पता चलता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। उसके लिए फॉर्मूला नोट कर लेते हैं, En -13.315 Z² ओवर n² किलोजोल पर मोल। यहाँ पे ये जो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू दी है इसमें यहाँ पे Z क्या है? Z एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। N यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। N यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और Z क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो हमें यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी एटम के ऑर्बिट में अगर वो मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो हम उसके बारे में यहाँ से बता सकते हैं। और हमें यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? पॉइंट नंबर 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। एक शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल के लिए जो फार्मूला है वो 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल 2n²। n यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान से नोट करिएगा, दो तरह के मैंने पॉइंट बनाने हैं। पहला पॉइंट, अगर आपसे ये पूछता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल ऑफ एन एटम, किसी एटम के एन शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि आप ये बताएं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल ऑफ क्रोमियम। यहाँ पे एलिमेंट को क्या किया? स्पेसिफाई कर दिया, तो यहाँ पे मुझे बताना है। या यूं मैं कह सकता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम शेल ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम के एम शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दोबारा देख लें, मैंने तीन यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, 1 by 1 इनको एक्सप्लेन करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल ऑफ एन एटम, किसी एटम के एन शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो एन क्या है? एन जो है अगर शेल हो तो आपके पास एन की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। अगर n की वैल्यू 4 है तो हम सिंपल उसमें क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे 2 4 का स्क्वायर, तो कितने आ गए? 32 इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन याद रखिएगा एक पॉइंट ध्यान से, जब एलिमेंट को स्पेसिफाई कर देगा, जब एलिमेंट को क्या करेगा? स्पेसिफाई करेगा, तो फिर आप डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट नहीं करेंगे। देन क्या करेंगे? देन आप उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे किसके बारे में पूछा हुआ था? क्रोमियम के बारे में पूछा हुआ था। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 24 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। यहाँ पे देखिएगा जी, मुझे किसके बारे में पूछा हुआ था? एन शेल के बारे में पूछा हुआ है। एन का मतलब है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये n है, यहाँ पे देखें कितने n में इलेक्ट्रॉन है? n में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n शेल ऑफ क्रोमियम तो कितने आ गए? 1 आ गए। अब मुझसे क्या पूछा हुआ था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन m शेल ऑफ क्रोमियम। अब अगर m पूछा हुआ है तो m का मतलब है कि 3 को मुझे कंसीडर करना है। m शेल हो तो n की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। अगर n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे देखते हैं 2 + 6 और ये भी 3 है 5, तो आपके पास टोटल कितने हो गए? 2 + 6 + 5, तो ये आपके पास 8 + 5 तो कितने? 13 इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे क्रोमियम के n शेल में 13 इलेक्ट्रॉन है और n शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कोई भी जब एलिमेंट बताएगा, एटम बताएगा, तो हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके फिर बताना है। और अगर हमें डायरेक्ट पूछे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी
एटम के एन शेल में एम शेल में बताएं तो फिर हम क्या बताएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। तो थर्ड इंफॉर्मेशन के बाद फोर्थ इंफॉर्मेशन कि हमें यहाँ पे और हमें क्या कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद नंबर ऑफ सब शेल, नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल, एक शेल में सब शेल कितने हैं, दैट इज इक्वल टू एन। दोबारा देखें, अगर एक शेल में ये बताना हो कि सब शेल कितने हैं तो वो उसके लिए आपने यहाँ पे n के इक्वल होगा, n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ इसको समझाने के लिए। शेल है ये मेरे पास और इधर मेरे पास क्या है, सब शेल है। अगर मेरे पास 1 है तो इसका मतलब है कि k शेल है। अगर n की वैल्यू 2 है तो मेरे पास कौन सा शेल है, l शेल है। 3 है तो आपके पास m शेल है, 4 है तो n शेल है। इसमें देखना है कि सब शेल कौन कौन से आएंगे। अगर k की यहाँ पे k शेल है तो n की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर 1 है तो सब शेल कितने हैं, 1 है। 2 है तो सब शेल कितने हैं, 2 है। अगर m में n की वैल्यू 3 है तो सब शेल कितने हैं, 3 है। और सब शेल क्या है, 4 है। k l m n क्या थे, शेल थे। अब सब शेल क्या है, ये देखें S सब शेल है, इसमें S एंड P क्या है, सब शेल है। इसमें S P D सब शेल है। इसमें क्या आ जाएगा, S P D एंड F क्या है, सब शेल है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि N शेल में सब शेल कितने हैं तो 4 है। M शेल में सब शेल कितने हैं तो 3 हैं। L शेल में सब शेल कितने हैं तो 2 हैं। के शेल में सब शेल तो एक ही सब शेल है, तो आपके पास यही सब शेल है, यही शेल है। तो अब हमें जो फोर्थ इंफॉर्मेशन थी वो नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल। नेक्स्ट यहाँ पे देखें और यहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। एक शेल में ऑर्बिटल कितने हैं तो दैट इज n स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, ये देखिए जितने भी मैंने फॉर्मूले लिख रहा हूं सभी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या n आ रहा है। ये n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब शेल, तो आपसे ये पूछता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन m शेल। आपने ये बताना है कि m शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन m शेल, m शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं। m की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 का स्क्वायर, अगर हम 3 का स्क्वायर लेते हैं तो ऑर्बिटल कितने हैं, 9 ऑर्बिटल है। अब ये 9 ऑर्बिटल कैसे हैं, देखिए जरा। अगर आपसे ये पूछे जाए कि m शेल में सब शेल कितने हैं, 3 है, S P D। तो इसी से हम सब शेल बना लेते हैं। S है, P है और D है। S सब शेल का ऑर्बिटल BS, P कितनों में डिवाइड हो जाएगा, 3 में। PX, PY और PZ। D कितनों में डिवाइड हो जाएगा, 5 में। DXY, DYZ, DXZ, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें बेटा कि आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर हमसे पूछ रहा है, दोबारा S P D क्या थे, सब शेल थे। S P X P Y P Z D X Y D Y Z D X Z D X स्क्वायर Y स्क्वायर D Z स्क्वायर, ये क्या है, ऑर्बिटल हैं। तो काउंट करें कितने ऑर्बिटल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ऑर्बिटल है। तो मैंने क्या फार्मूला लिखाया था कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर। आपको अगर n दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑर्बिटल आ जाएंगे, अगर n है तो सब शेल आ जाएंगे। और हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, और जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें नेक्स्ट पॉइंट एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी पता चल सकता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी एक ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा।
उसके लिए फॉर्मूला mvr NH/2π। अब यहां पे देखें, अगर आपसे पूछता है कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आपके पास एंगुलर मोमेंटम कितना होगा तो h/2π, और अगर आपसे पूछता है कि सेकंड ऑर्बिट के लिए जो है वो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा तो आपके पास h/π, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मैं ये जूम करवा देता हूँ यहाँ से, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछता है तो h/2π, और अगर आपके पास सेकंड ऑर्बिट के लिए पूछता है तो सेकंड ऑर्बिट के लिए आपके पास h/π, क्योंकि 2 से 2 क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम। तो नेक्स्ट पीरियड नंबर ऑफ एन एटम के बारे में भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। अगर आपसे ये पूछे कि आप ये बताएं कि इस एलिमेंट का पीरियड नंबर क्या है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि उस एलिमेंट का पीरियड नंबर क्या है। उसके लिए याद क्या रखना है कि पीरियड नंबर ऑफ एन एटम इक्वल टू लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट। इसको देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने 2 एग्जांपल यहाँ पे कोड करने लगा हूँ। फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, और दूसरा एलिमेंट मेरे पास क्या है क्रोमियम, और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है 24। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसमें देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। इसमें देखें ऊपर वाले में देखना है कि लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 4 है। सर ये 3 लास्ट पे लिखा हुआ है, ये हायर क्वांटम नंबर मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू है। आपने देखना है कि इन सभी में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ये भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये 2 भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये 2, ये 3, ये 3 और ये 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये 3 है, और इधर ये आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। इसका मतलब है कि फास्फोरस का पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड नंबर है, आप पीरियोडिक टेबल अभी ओपन करके देख सकते हैं, वो 3 है, और क्रोमियम का जो पीरियड नंबर है वो आपके पास क्या है 4 है। देख सकते हैं कि क्रोमियम पीरियड नंबर 4 से पीरियोडिक टेबल में बिलोंग करता है, और जो फास्फोरस है वो पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप उस एलिमेंट का पीरियड नंबर भी बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर कौन सा आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वांटम नंबर है वो आपके पास है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय एल। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, शेल के बारे में, और ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, सब शेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। पॉइंट नंबर 2, ये हमें और क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल कह लें, या इसकी जगह पे सब शेल भी कह लें तो एक ही बात है। क्यों एक ही बात है सर, अभी तो आप फ़र्क बता रहे थे कि सब शेल और ऑर्बिटल, तो ये मैं अभी जब शेप बताता हूँ तो तब आपको ये समझाता हूँ। तो पॉइंट नंबर 3 हमें तीसरी इंफॉर्मेशन यहाँ से क्या मिलती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल। पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल। तो हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, सब शेल के बारे में पता चलता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल या सब शेल के बारे में पता चलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल, एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनके बारे में पता चलता है। इनको 1 बाय 1 देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट को यहाँ पे देखना है कि वैल्यू ऑफ एल जो है वो किस पे डिपेंड करती है। तो वैल्यू ऑफ एल स्टार्ट फ्रॉम 0 to
वैल्यू ऑफ एल स्टार्ट फ्रॉम 0 टू n-1। वैल्यू ऑफ एल जो होगी वो आपके पास कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक उसकी वैल्यू जाएगी, n-1 तक जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको l अगर फाइंड आउट करना है तो n-1 और स्टार्ट हमेशा कहाँ से करना है, 0 से स्टार्ट करना है। ये n-1 कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे दिया जाता है कि n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू होगी 0, 1, 2 एंड 3। आपने ओनली 3 नहीं 0, 1, 2, 3 लिखा है। अब यहाँ पे देखें अगर l की वैल्यू 0 है तो देन 1 है तो देन 2, 3। अगर l की वैल्यू 0 है तो देन आपके पास s सब शेल होगा। ये रट लेना है क्योंकि बाद में आपको MCQ यहाँ से ही आने हैं। अगर l की वैल्यू 0 हो तो s सब शेल होगा। अगर l की वैल्यू 1 हो तो आपके पास p सब शेल होगा। अगर l की वैल्यू 2 हो तो आपके पास d सब शेल होगा। अगर l की वैल्यू 3 हो तो f सब शेल होगा। याद रखना है कि जब भी 0, 1, 2 l 0 है तो s, l 1 है तो p, l 2 है तो d, l 3 है तो f। अब ये देखें ये टर्में आई कहाँ से हैं, s टर्म डिराइव्ड फ्रॉम शॉप, p टर्म डिराइव्ड फ्रॉम प्रिंसिपल, D term derived from diffuse और F term फंडामेंटल। ये टर्में कहाँ से ली हमने, एस शॉर्प से, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। दीज आर द स्पेक्ट्रम लाइन। ये स्पेक्ट्रम लाइन है और ये फाइन लाइंस हैं। कब देखिए फाइन लाइंस में और मेन लाइंस में क्या फ़र्क होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से, मेन एनर्जी लेवल से दूसरे हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो जब डी एक्साइड होता है तो वो स्पेक्ट्रम लाइन जो है वो आपके पास एमिट शो करता है। तो दैट लाइंस आर मेन लाइंस। और फाइन लाइंस कौन सी हैं, ये वाली लाइन कौन सी थी, जब इलेक्ट्रॉन आपके पास एक सबशेल से दूसरे सबशेल में विद इन द शेल जो है एक्साइड करता है या डी एक्साइड करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इलेक्ट्रॉन 3s से 3p में आता है या 3p से 3s में जाता है या 3d से 3f में आता है या 3f से 3p में जाता है। तो यहाँ सॉरी 3f तो होगा नहीं, 4f होगा, 4f से 4d में हो जाता है। तो उसके रिजल्ट में आपके पास यहाँ पे ये याद रखना है कि उसके रिजल्ट में आपके पास जो है ये वाली लाइंस आती हैं। तो ये दीज लाइंस या दीज नेम्स आर द नेम्स ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन। ये स्पेक्ट्रम लाइन के नेम है। तो यहाँ पे हमें सबशेल के बारे में पता चला। और अब नेक्स्ट हमने क्या बात की थी, शेप ऑफ सबशेल। तो शेप ऑफ सबशेल को देख लेते हैं। तो शेप ऑफ सबशेल भी हमें किससे पता चलती है, एजीमुथल कोऑर्डिनेट नंबर से पता चलती है। कैसे, अगर आपके पास S है तो ये उसकी शेप क्या होगी, P है तो क्या होगा, D है तो क्या होगा, और अगर F है तो क्या होगा। अगर S है तो स्फेरिकल होगा, S है तो क्या होगा, स्फेरिकल। स्फेरिकल में और सर्कल में फ़र्क होता है। स्फेरिकल मीनिंग 3D स्ट्रक्चर होगा, और अगर P है तो डंबल होगा। डंबल कैसे, और अगर D है तो सेज होगा, और अगर F तो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसको हम यहाँ पे हमारे ये नहीं कि इतना ही कम्प्लेक्स है तो हम ड्रा नहीं कर सकते, ड्रा कर सकते हैं। इसके हम नेक्स्ट कंपोनेंट भी बता सकते हैं, लेकिन FSC लेवल पे इतने ही आपने ये पॉइंट रखने हैं कि हमें शेप के बारे में पता चलता है। सासेज को हम डबल डंबल भी कह सकते हैं, डबल डंबल भी कह सकते हैं। डबल डंबल, डंबल क्या होता है कि सेंटर से नैरो और साइडों से जो है वो लार्ज जो है। तो आपके पास S स्फेरिकल, तो स्फेरिकल मीनिंग ये 3D जो आपके पास बॉल की तरह का जो स्ट्रक्चर है। तो ये आपके पास यहाँ पे ये आ गए। तो हमें किसके बारे में पता चल गया, शेप ऑफ सबशेल के बारे में भी, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में भी हम बता सकते हैं। नेक्स्ट मैंने पॉइंट क्या बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सबशेल में बताने हो तो वो भी हम बता सकते हैं।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो 2 इंटू 2l+1। अभी यहाँ पे देखें कि अगर मैं इसकी एग्जांपल कोड करता हूँ तो यहाँ पे अगर l की वैल्यू यहाँ पे 0 लेता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे पास सबशेल कौन सा होगा, s सबशेल होगा। अगर ऐसे सबशेल है तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, इसमें कितने होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बताने हैं तो फार्मूला में वैल्यू पुट करें 2 इंटू 2 0+1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 आ गए। हम 1 बाई 1 सभी के कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल नेक्स्ट लेता हूँ, L3 है तो सबशेल कौन सा होगा, F सबशेल होगा। नेक्स्ट F सबशेल होगा तो फार्मूला में वैल्यू पुट करें 2 इंटू 2 3+1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 14 आ गए। 1 बाई 1 सभी के अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि S के 2, P के 6, D के 10 और F के 14। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सबशेल के बारे में बताता है, शेप ऑफ सबशेल के बारे में बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबशेल में कितने हैं उसके बारे में बताता है। तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर कौन सा है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आल्सो कॉल्ड ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ओरिएंटेशन भी कहते हैं, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम इसको देखते हैं कि हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ओरिएंटेशन 3D स्पेस में होती है, मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे आइडिया होगा। पॉइंट नंबर 1 हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ऑर्बिटल में और ऑर्बिट में क्या फ़र्क होता है। ऑर्बिट बोहर ने टर्म यूज़ की थी और शेल के बारे में यूज़ की थी, सर्कुलर ऑर्बिट वो 2D होते हैं, जो ऑर्बिटल होते हैं ये 3D होते हैं, 3 डायमेंशनल, या यूँ कह लें कि 3D स्पेस around the nucleus of an atom, orientation of electron in 3D space around the nucleus of an atom is called orbital, where मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट हो। मतलब ऑर्बिटल के लिए जो 100% ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑर्बिटल की टर्म हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कि यहाँ पे 3D स्पेस में, मतलब ये एटम का न्यूक्लियस है और इसकी 3D स्पेस में यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल की टर्म उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन के बारे में या ओरिएंटेशन के लिए दूसरी टर्म क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑर्बिटल के बारे में बताता है। पॉइंट नंबर 2 डीजेनरेसी ऑफ द ऑर्बिटल, डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल, हमें ऑर्बिटल की डीजेनरेसी के बारे में पता चलता है। पॉइंट नंबर 3 नंबर ऑफ different space orientation of a subshell, एक सबशेल की कितनी डिफरेंट ओरिएंटेशन है। थोड़ी सी टर्म मुश्किल हुई है लेकिन इसको आसान भी कर लेते हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेस ओरिएंटेशन ऑफ अ सबशेल, एक सबशेल की कितनी डिफरेंट ओरिएंटेशन है, ये इसके लिए हम यूँ कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऑफ अ सबशेल, एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल है। तो उसके लिए जो फार्मूला क्या है, 2l+1। तो हमें ये जो इन्फॉर्मेशन मिलती है इनको हम 1 बाई 1 क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन करने से पहले हमें ये देखना होगा कि m का मतलब यहाँ पे क्या है। जो m की रेंज होती है, m की जो रेंज होती है वो आपके पास कहाँ तक होती है, m की रेंज होती है वो नेगेटिव l से लेकर पॉजिटिव l तक होती है। m की जो रेंज होती है वो नेगेटिव l से लेकर पॉजिटिव l तक होती है, या हम यूँ कह सकते हैं, इसको यूँ भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ m स्टार्ट फ्रॉम 0 to L with
पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, एक ही बात है कि L की वैल्यू तक हम जाएंगे, M की वैल्यू को स्टार्ट करेंगे और L की वैल्यू तक जाएंगे, लेकिन L की वैल्यू के साथ साइन क्या लगाएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन लगाएंगे। या हम इसकी जगह पे यूँ कह सकते हैं M की जो रेंज होती है वो नेगेटिव L से लेकर पॉजिटिव L तक होती है। तो इसके लिए हम जो है वो 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास L की वैल्यू 0 हो तो देन इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है कि अगर L की वैल्यू 0 है तो आपके पास सब शेल कौन सा है, S सब शेल है। ये अभी हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर में बताया था कि सब शेल है, S सब शेल है। फिर M क्या है, M भी आपके पास 0 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M0? M0 का मतलब है कि M की जो ओरिएंटेशन है वो सिंगल ओरिएंटेशन है, सिंगल ओरिएंटेशन है। सिंगल ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या है, 3 डायमेंशनली आपके पास इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मीनिंग कैसे, ये किसी एटम का न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द उसको जो 3D सराउंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली सराउंड कर रहे हैं, स्फेरिकली सराउंड कर रहे हैं, सिमेट्रिकली सराउंड कर रहे हैं। कैसे, एक जैसे डिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर है, तो ये सिमेट्रिकली जो है ये इसको सराउंड कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसके लिए टर्म का यूज़ करते हैं सिंगल ओरिएंटेशन। जैसे बॉल है तो बॉल को पूछा जाए कि बॉल अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, कौन सी डायरेक्शन में है, तो हम यही बताएंगे कि बॉल की कौन सी ओरिएंटेशन है, सिंगल ओरिएंटेशन है। अब अगर मैं यहाँ से ये पूछूँ कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन S सब शेल, तो फार्मूला में वैल्यू पुट करके दें जी। फार्मूला क्या था, 2L + 1, 2 0 + 1, तो कितने ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल है। इसका मतलब है कि S सब शेल भी है और S क्या है, ऑर्बिटल भी है। तो ये आपके पास S में ऑर्बिटल कितने हैं, 1 है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर L की वैल्यू 1 हो तो देन सब शेल कौन सा है, P सब शेल है। अगर P सब शेल है तो M की वैल्यू कहाँ, यहाँ से जो है वो हम देखते हैं, M की वैल्यू 0 + 1 -1, मीनिंग M की जो रेंज होगी वो -1 से +1 तक होगी। या इसको यूँ भी लिख लें कि आपके पास -1, एक ही बात है, 0 + 1। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो P सब शेल है उसकी 3 ओरिएंटेशन है। कौन कौन सी ओरिएंटेशन है, एक X के अकॉर्डिंग है, एक Y के अकॉर्डिंग है और एक Z के अकॉर्डिंग है। एक X ओरिएंटेशन है, एक Y ओरिएंटेशन है और एक Z ओरिएंटेशन है। या अगर हम यहाँ से ये देखें कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसी में पूछे जाएं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसमें कितने हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए फार्मूला देखें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन P सब शेल, तो सामने नज़र भी आ रहे हैं लेकिन फार्मूला में वैल्यू पुट कर सकते हैं। 2 × 1 + 1 तो 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल है। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल कौन से होते हैं, दोज ऑर्बिटल दैट बिलोंग टू सेम सब शेल एंड हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। मैंने डीजेनरेसी के बारे में अभी बता रहा था कि डीजेनरेसी का मीनिंग होता है कि दोज ऑर्बिटल दैट बिलोंग टू सेम सब शेल एंड हैविंग सेम एनर्जी। इन सब की एनर्जी क्या है, अगर हम इन सब का एनर्जी ऑर्डर देखें तो ये Px = Py = Pz, इन सब की एनर्जी क्या है, सेम है। इसलिए ये तीनों के तीनों कौन से ऑर्बिटल हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, क्योंकि इन सब की एनर्जी सेम है। L की वैल्यू क्या हो, L की वैल्यू अगर आपके पास 2 हो जाए तो देन आपके पास D सब शेल होगा, D सब शेल होगा। अगर D सब शेल है तो D सब शेल में M की वैल्यू क्या होगी, M की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2, मतलब M की जो रेंज है वो 0 से -1 और +1 की तरफ जाएगी, 0 से +1 और -1 और +1 की तरफ जाएगी। मीनिंग यहाँ पे अगर ये देखा जाए कि आपके पास D में ऑर्बिटल कितने हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन D सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम फार्मूला 2L + 1, वैल्यू पुट करें जी। 2
एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 प्लस 1 तो कितने 5। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 डिफरेंट स्पेस ओरिएंटेशन है, 5 डिफरेंट डी जनरेट ऑर्बिटल है। तो 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट किस में है, प्रेजेंट इन डी सबशेल। एक डी सबशेल में 5 डी जनरेट ऑर्बिटल है। मतलब कौन कौन से हैं वो, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स जी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। ये हमने उनकी 5 ओरिएंटेशन डिफरेंट स्पेस में ओरिएंटेशन बताई हैं। तो सेम लाइक अगर आपके पास एल की वैल्यू क्या हो 3 हो तो देन एफ सबशेल होगा, और एफ सबशेल की जो ओरिएंटेशन होंगी वो 7 ओरिएंटेशन होंगी। कैलकुलेट आप करके देख सकते हैं कि एफ सबशेल जो है उसकी 7 ओरिएंटेशन डिफरेंट स्पेस में होंगी, लेकिन सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। उसके बाद जो लास्ट वाला क्वांटम नंबर है दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय एस। अभी तक जो हमने 3 क्वांटम नंबर पढ़े थे वो 3 क्वांटम नंबर एटम के साइज, एटम की लोकेशन और सॉरी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की स्पेस में डायरेक्शन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, उसके बारे में बता रहे थे। जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये इलेक्ट्रॉन की अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन के बारे में बताएगा। इलेक्ट्रॉन मूव तो कर ही रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या थी। इलेक्ट्रॉन की अगर स्पिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि +1/2 कब लगाना है और -1/2 कब लगाना है। ज़रूरी नहीं है, कोई रूल नहीं है कि आपने इसी को क्लॉकवाइज लेना है, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेना है। याद रखना है कि अगर 1-2 इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में तो एक अगर आपके पास वो क्लॉकवाइज है तो एक क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अगर +1/2 क्लॉकवाइज है, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो आपके पास -1/2 जो को हम क्या कह देंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज जो है ये रोटेट कर रहा है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की जो स्पिन है इसके बारे में हमें बताता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, अगर आपसे ये पूछ ले टोटल स्पिन ऑफ एन एटम, किसी एटम की टोटल स्पिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब एक एटम में जो टोटल स्पिन निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है 1/2 × n। अब यहाँ पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है नहीं है, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उस एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको हम जो है n से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल के साथ हम इसको सॉल्व करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछते हैं कि नाइट्रोजन में बताएं कि टोटल स्पिन कितनी है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। अब इसमें देखें 3 आपके पास क्या आ रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 1/2 × 3 तो 3/2। नाइट्रोजन की जो आपके पास टोटल स्पिन है वो 3/2 है। अब 3/2 का मतलब है कि ये आपके पास 3/2 क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो प्लस माइनस मैंने साथ लिख दिया है, ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो अभी यहाँ पे हम जो कुछ क्वांटम नंबर के सेट दिए हैं मैंने कि कौन सा क्वांटम नंबर जो है वो करेक्ट है और कौन सा क्वांटम नंबर क्या है इनकरेक्ट है। फिर मैंने एक सेकंड एमसीक्यू ऐड किया है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट दिया होगा और उसका हमें सेट दिया होगा और हमसे पूछ सकता है कि वो एलिमेंट बताएं, या ये पूछ सकता है कि उसके एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताएं या उस एलिमेंट का नाम बताएं। तो ये देख लें पहले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन को डिटेल में लेके जाने के लिए जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है या करेक्ट सेट कौन सा है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट यहाँ पे मैं नोट करवाने लगा हूँ। याद रखना है कि n की वैल्यू, अभी मैं बता भी रहा था पहले कि n की वैल्यू हमेशा l से ग्रेटर होगी। और आपने, और दूसरा पॉइंट, l की वैल्यू कभी भी n से ग्रेटर नहीं होगी। और तीसरा पॉइंट, l और n की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होगी। अगला पॉइंट, l n से छोटा तो हो सकता है लेकिन l n से ग्रेटर नहीं हो सकता और l n के इक्वल नहीं हो सकता। तो पहला पॉइंट यहाँ से, ये एमसीक्यू यहाँ से क्लियर होगा। तीसरा पॉइंट,
और दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखें कि अगर एल और एम की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम होगी, एल और एम की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम हो सकती है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि एम की वैल्यू एल से ग्रेटर नहीं हो सकती, एम की वैल्यू एल से ग्रेटर नहीं हो सकती, बट एल की वैल्यू एम से ग्रेटर हो सकती है, एल की वैल्यू एम से ग्रेटर हो सकती है, एल और एम इक्वल हो सकते हैं, लेकिन एम जो है वो एल से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो ये इन 2 पॉइंट से हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा जी, एन 4 है, एल 3 है, ठीक है, छोटा है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन एम एल से ग्रेटर हो गया है तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। नीचे आ जाए, एन और एल ये दोनों इक्वल हो गए हैं तो इनकरेक्ट ऑप्शन है। ये इसमें देखें एन 4 है, एल 2 है, एम 2 है और एस, ये थोड़ा सा लग रहा है कि ये करेक्ट ऑप्शन है। देखें इसमें एन 4 है, सर एल 3 आना चाहिए था, ज़रूरी नहीं है, 3 भी आ सकता है, एल उससे छोटा भी हो सकता है। मैंने अभी क्या बताया था कि एल की वैल्यू उससे छोटी हो सकती है। एन 7 है, एल 0 है, एम 1 है, अब एम यहाँ पे एल से ग्रेटर हो गया है तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखें, हमें अगर कोई एलिमेंट दिया हो और उससे हमने उस एलिमेंट का टॉमिक नंबर, हमें कोई एलिमेंट का सेट दिया हुआ है, ये क्वांटम नंबर का सेट दिया हुआ है, जैसे मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताया था कि आईडी कार्ड नंबर का सेट दिया हुआ है, ये हमें एक क्वांटम नंबर का सेट दिया हुआ है और मुझसे ये पूछ रहा है कि एलिमेंट का नाम बताएं कि कौन सा है। इसके सेट को मैं यहाँ पे बाहर निकालता हूँ, N4 तो इसका मतलब है ये 4 है, L0 तो इसका मतलब है S है, M0 तो इसका मतलब है कि सिंगल ओरिएंटेशन है। अभी हमने बताया था लेक्चर में कि सिंगल ओरिएंटेशन का मतलब है कि स्फेरिकल है, तो कोई भी ओरिएंटेशन नहीं है। S का मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो 4s1, ये 4s1 से मुझे पता चलेगा कि इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कौन सा है। क्यों? क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करूंगा और 4s1 तक जाके रोक लूंगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 4s1 पे जाके मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रोक ली, क्योंकि ये लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मुझे उस एलिमेंट के बारे में पता चल रहा है। अब यहाँ पे देखें, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताना है, इसके इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लें, उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 1 19। तो इसका मतलब है कि उस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है और वो एलिमेंट कौन सा है, वो पोटाशियम एलिमेंट है। हमें सेट दिया हो तो हम जो है क्या बता सकते हैं, को उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बता सकते हैं, उस एलिमेंट का नाम बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल दिया है सिर्फ समझाने के लिए और आसान करने के लिए कि और तीनों जो क्वांटम नंबर हैं उन तीनों का रिलेशन डेवलप करने के लिए। अगर n शेल है तो अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है तो k शेल है, फिर l की वैल्यू 0 होगी तो आपके पास s सब शेल होगा और उसमें ऑर्बिटल 1 होगा। बाकी भी देख सकते हैं, इसमें मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बल्कि इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल में है। अगर आपके पास n की वैल्यू 4 होगी तो n शेल होगा और l की वैल्यू 0 1 2 3 होगी और आपके पास सब शेल कौन सा होगा, ये देखें ये 4 इधर वाला 4s 4p 4d 4f, ये क्या है, सब शेल है और उसमें ऑर्बिटल s का 1 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, d के 5 ऑर्बिटल और f के 7 ऑर्बिटल होंगे। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जो मैंने आपको पहले फार्मूले लिखाए थे उनके वो फार्मूले अभी सारे अप्लाई करके देख लें। आपको ये मैंने फार्मूला लिखवाया था कि नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल, तो आपको मैंने बताया था कि 4, तो यहाँ पे देखें 4 है, 1 2 3 4। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर आपने ये देखना हो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, अगर आपने ऑर्बिटल शेल में बताने हैं कि कितने होंगे, 4 का स्क्वायर 16, तो काउंट कर लें कि यहाँ पे 16 ऑर्बिटल है। तो आपको कोई भी इस तरह का क्वांटम नंबर के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली बता सकते हैं। ओके जी बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक।